नमस्कार। मैं डॉक्टर ए के गौतम आपके समक्ष बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के पेपर थर्ड के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, एक वायरल डिजीज़ हेपेटाइटिस बी के बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हेपेटाइटिस बी एक ऐसा बीमारी है जो कि वायरस जनित है और यह अधिकतर बच्चों में होती है, परंतु युवाओं एवं वृद्धों में भी हो सकती है। एड्स की तरह से ही इसका भी संक्रमण होता है और ये जानलेवा बीमारी है। ये मनुष्य जाति का एक महत्वपूर्ण रोग है जो पूरे विश्व में ह्यूमन हेल्थ को प्रभावित करता है और इसको सुरक्षा के लिए इसकी वैक्सीन का प्रयोग करना आवश्यक है। इसकी वैक्सीन बन चुकी है और इसकी वैक्सीन बचपन में ही लगाई जाती है। जिन्हें नहीं लगी होती है उन्हें युवावस्था में लगाई जा सकती है और इससे इसके प्रति इम्यूनिटी विकसित हो जाती है और इससे बचाव हो जाता है। इसके तीव्र संक्रमण से यकृत का सिरोसिस का मतलब सड़ना होता है, लीवर की सेल्स सिरोसिसाइज्ड हो जाती हैं, अर्थात सड़ जाती हैं, सेल्स डेड हो जाती हैं और लीवर अपना काम करना बंद कर देता है और इस वजह से रोगी की मृत्यु हो जाती है। और जब सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, तीव्र संक्रमण हो जाता है, तो टीके से पूर्व या वैक्सीन से पूर्ण तथा ठीक कर पाने में असमर्थ, तब जब पूरा संक्रमण हो जाता है तो वैक्सीन लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। अर्थात वैक्सीन बचपन में शिशु अवस्था में ही लगा दी जाए तो जीवन पर्यंत इस बीमारी से इम्यूनिटी विकसित हो जाती है। जहाँ तक इस वायरस हेपेटाइटिस बी के वायरस की संरचना का प्रश्न है, इसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल जो कि केंद्र में, इस चित्र के अंदर मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है बिल्कुल केंद्र में, और उसके बाद दो स्ट्रैंड्स, प्लस स्ट्रैंड और माइनस स्ट्रैंड डीएनए जीनोम की होती है और उसके बाहर की तरफ न्यूक्लियोकैप्सिड कोर होता है और उस न्यूक्लियोकैप्सिड की ये जो रिंग दिख रही है, कवर दिख रहा है, इसके भी बाहर की तरफ एक लिपिड का कवर होता है। तो ये इसकी मूल संरचना होती है। अब ये किन किन तरीक़ों से हेपेटाइटिस बी का वायरस देखा जा सकता है, इसको समझें। ये राउंडेड हो सकता है इस प्रकार से जो मैं पॉइंटर से दिखा रहा हूँ, या ट्यूब्यूलर हो सकता है। देखिए ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, मैं इसको लाइट करके दिखा रहा हूँ। ट्यूब्यूलर हो सकता है या डीईएन पार्टिकल के रूप में हो सकता है। ये इस तरीके से इसकी संरचना हो सकती है। यह रोग अधिकतर 1 से 4 साल की उम्र के बच्चों में होता है। इसमें 30 से 50% बच्चों में यह तीव्र संक्रमण उत्पन्न करता है और ऐसे रोगों में लोगों में 25% को कैंसर से मृत्यु का खतरा रहता है। इसका कारण क्या है कि जब इम्यूनोसप्रेस्ड हो जाता है कोई व्यक्ति, तो उसको कैंसर जैसी बीमारी भी जकड़ लेती है। संक्रमण के क्या क्या कारण हो सकते हैं? हेपेटाइटिस बी के संक्रमण को निम्न कारणों से हो सकता है, निम्न कारण हो सकते हैं। रोगी माता से शिशु को गर्भ के दौरान, जब प्लेसेंटल अवस्था में गर्भ में शिशु होता है और मदर को संक्रमण हो जाए तो उससे बच्चों में संक्रमण ट्रांसमिट हो जाता है, शिशु में हो जाता है।
गर्भस्थ शिशु में। और कई बार क्या होता है, संक्रमित बच्चे से स्वस्थ शिशुओं को भी हो जाता है संपर्क में आने से। संपर्क में आने के लिए कोई भी बॉडी फ्लूइड जो दूसरे स्वस्थ व्यक्ति या बच्चे के संपर्क में आता है उसको हो जाता है। बॉडी फ्लूइड के द्वारा भी यह फैलता है। तीसरा कारण इसका है, एड्स की तरह से असुरक्षित सुई या रक्तदान के द्वारा भी हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा या इन्फेक्टेड सुई के द्वारा, सिरिंज के द्वारा, निडल के द्वारा। चौथा कारण जो है, गंदे तीखे औजारों मतलब इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स या सुई के चुभने से भी हो सकता है। रोगी के उपयोग किए गए टूथब्रश या रेजर के उपयोग से भी फैलता है। अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट, असुरक्षित लैंगिक संबंधों के द्वारा इसका संक्रमण होता है। इसी प्रकार से एड्स की तरह से ये भी समलैंगिक संबंधों के द्वारा भी फैलता है। इन बिंदुओं के आधार पर वयस्कों में यह रोग असुरक्षित सुई के उपयोग या रक्तदान अथवा खुले लैंगिक संबंध स्थापित करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं हेल्थ वर्कर्स के कारण फैलता है। और कुछ ऐसे जो सेक्स वर्कर्स होते हैं जिनको प्रोस्टिट्यूट्स कहते हैं उनके कारण भी यह फैलता है। यह रोग संक्रमणित भोजन या जल आदि के कारण उत्पन्न नहीं होता है। खान पान से यह नहीं फैलता है। संक्रमणित व्यक्ति के सीरम के मुख से ग्रहण करने पर रोग हो सकता है। HBsAg हेपेटाइटिस बी एंटीजन के बॉडी फ्लूइड जैसे लार, मूत्र, वीर्य, योनि के स्राव में पाए जाने के बाद यह सुझाव दिए गए हैं कि यह रक्त या लैंगिक संपर्क के अतिरिक्त अन्य विधियों से भी हो सकता है। एक बार हेपेटाइटिस बी का विषाणु रोगी के देह में आने के उपरांत जीवन पर्यंत बना रह सकता है। यह रोग हाथ मिलाने या गले मिलने से या संक्रमित रोगी के निकट बैठने से नहीं होता है, पर्सनल कांटेक्ट से नहीं फैलता है। दूसरा पॉइंट है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय क्या है और इतिहास क्या है। हेपेटाइटिस दो तरीके की बीमारी है, हेपेटाइटिस ए तथा हेपेटाइटिस बी नामों से इसका सर्वप्रथम उपयोग मैककेलियम ने इसके लिए नामकरण किया सर्वप्रथम, और जिसे सीरम हेपेटाइटिस बी कहते हैं। हेपेटाइटिस बी प्राथमिक तौर पर जन्म के समय ही जनकों द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा शिशु में होता है। 1963 में ब्लूमबर्ग ने एक ऑस्ट्रेलियन रोगी के रक्त में एक विशिष्ट प्रोटीन खोजा जिसे AU प्रतिजन नाम दिया है। प्रिंस ओकोची एवं मरैकमी ने पाया कि इसी प्रकृति का प्रोटीन हेपेटाइटिस बी के रोगियों के रक्त में भी पाया जाता है। 1973 में दाने ने हेपेटाइटिस बी के रोगियों के सीरम में वायरस समान कण पाए और उन्हें हेपेटाइटिस बी HBV नाम दिया। वैज्ञानिक कप्लान ने इन कणों को, इन पार्टिकल्स को, इन वेरियंस को, इनमें उपस्थित डीएनए के आधार पर हेपेटाइटिस बी का वायरस होना प्रभावित किया या इसका नामकरण किया। रॉबिन्सन ने इस वायरस के जीनोम की खोज की थी और इसका जीनोम अत्यंत कॉम्पैक्ट प्रकार का होता है, सघन प्रकार का होता है। यह उत्क्रम अनुलेखन पर आश्रित होता है। इसके विरियन में प्राथमिक डीएनए होता है। इसे हिपेडेनेविरिडी फैमिली में रखा गया है। हिपे का मतलब हेपेटिक या लीवर, डेनेविरिडी अर्थात डीएनए वायरस। डेने का मतलब होता है डीएनए और विरिडी मतलब विरियन।
फैमिली में रखा गया है। इसको ऐसे समझिए आप, हिपेडेनेविरिडी अर्थात हिपैटिक लीवर का डीएनए वायरस। इस कुल में अन्य उष्ण रक्त वाले जीवों जैसे वार्म ब्लडेड एनिमल्स जैसे बतख, गिलहरी, बर्फीले हंस, वुडचक एवं मंकी आदि के एचडीवी भी आते हैं। एचडीवी अर्थात हेपेटाइटिस डीएनए वायरस। यह विषाणु हेपेटाइटिस बी विषाणु कहलाता है और इसमें जीनोम अंशतः पार्शियल डीएसडीएनए दोहरी लड़ीय डीएनए होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड या परिपाक काल क्या होता है? ये वह पीरियड होता है जिसमें एक बार इन्फेक्शन होने के बाद में लक्षण दिखाई नहीं देते और जब लक्षण अपीयर होते हैं तो इन्फेक्शन होने से लक्षण उत्पन्न होने तक का जो समय होता है किसी भी वायरस के संक्रमण और उसके लक्षण, उसके द्वारा जो उत्पन्न किया जाता है रोग, उसके उत्पन्न होने में जो बीच में जो समय होता है, ड्यूरेशन होता है, उसको परिपाक काल या इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इसका संक्रमण मुख्यतः ब्लड या लैंगिक संपर्क द्वारा होता है। इसका उपचार आरंभ में ही लक्षणों के आधार पर आरंभ कर देना चाहिए तथा रोग से बचने के लिए टीके या वैक्सीन लगाना चाहिए। हेपेटाइटिस बी वायरस का लाइफ साइकिल क्या है, इस बारे में समझिए। इस वायरस का रोगी में प्रवेश रक्त के माध्यम से अथवा लैंगिक संबंधों के दौरान दैहिक तरल के संपर्क कारण होता है। विषाणु रक्त के साथ यकृत की कोशिकाओं तक लाया जाता है। यकृत कोशिकाएं ही वे विशिष्ट कोशिकीय प्रकार या प्रकृति की हैं जो इसे प्रतिकरण रिप्लिकेशन में सहायक होती हैं। इन्फेक्टेड व्यक्ति के लीवर की मोनोन्यूक्लियर सेल्स, पित्तवाहिनियों की उपकला व आंतरिक कला, अग्नाशय की गुच्छिकाओं की कोशिकाएं, चिकनी पेशियां, एड्रिनल ग्रंथि, जनन रक्त लसिका गांठें, प्लीहा, थायराइड ग्रंथि एवं संवर्धनशील अस्थि मज्जा कोशिकाओं में भी हेपेटाइटिस बी के विषाणु मध्यस्थ के रूप में अनुलेखन के द्वारा रिप्लिकेशन कर सकते हैं। अर्थात क्या हुआ कि वायरस एवं टिश्यू में संलग्न हेतु मतलब अटैचमेंट के लिए पोषण ऊतक विशिष्टता पाई जाती है, होस्ट टिश्यू स्पेसिफिसिटी पाई जाती है, अर्थात एक वायरस एक पर्टिकुलर स्पीसीज को इन्फेक्ट कर सकता है। हेपेटाइटिस बी वायरस की सतह पर अनेक विशिष्ट प्रोटीन उपस्थित होते हैं जो पोषक के कोशिका की सतह पर संलग्न होने में सहायक होते हैं। ग्राही की सतह पर, रिसेप्टर की सतह पर या होस्ट की सतह पर पाए जाने वाले एपोलिपोप्रोटीन एच या एच पॉलीह्यूमन सीरम एल्बुमिन जिसको कि शॉर्ट में पीएच ऐसे या फाइब्रोनेक्टिन या इंटरल्यूकिन 6 IL-6 इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। वायरस के पोषक कोशिका के संपर्क के उपरांत बाहरी प्रोटीन आवरण से निकलकर न्यूक्लियोकैप्सिड कोशिका में मुक्त हो जाते हैं और न्यूक्लियोकैप्सिड कोशिका की केंद्रक झिल्ली तक लाया जाता है। हेपेटाइटिस बी जीनोम कोशिका की केंद्रक कला से आवरण रहित अवस्था में संलग्न हो जाते हैं। ये डायग्राम ये दिखाता है कि हेपेटाइटिस बी का वायरस फिलामेंटस या सर्कुलर स्फीयर के शेप में और उसके बाहर की सतह पर जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रिकर्सर्स होते हैं, वो किस प्रकार से अटैच होते हैं। इसकी साइज है 52 नैनोमीटर, लेंथ वेरिएबल होती है इसकी और 75 से 25 नैनोमीटर तक छोटा वाला होता है सर्कुलर। HBV DNA
होस्ट सेल के केंद्रक में बंद वृत्ताकार अवस्था में बदल जाता है और यह क्रिया जीनोम रिपेयर कहलाती है। इस क्रिया के लिए dsDNA का पूर्ण होना तथा S अंतस्थ संरचना का अलग होना तथा फिलामेंट्स का कोवेलेंट लाइगेशन आवश्यक होता है। लाइगेशन मतलब अटैचमेंट, बॉन्डिंग आवश्यक होता है, बंधना आवश्यक होता है। इस स्टेप के लिए हेपेटाइटिस बी पॉलीमरेज प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है। होस्ट की सेल के केंद्रक में HBB प्रोटीन का एवं pgRNA का संश्लेषण आरंभ कर देता है। इस प्रकार यह अपनी न्यूक्लियोकैप्सिड असेंबली का निर्माण कर लेता है। pgRNA का उत्क्रम अनुलेखन कोर प्रोटीन्स के पॉलीमरेज साथ बनाने के उपरांत आरंभ होता है। उत्क्रम अनुलेखन या डीएनए प्रतिकरण की क्रिया संभवतः कैप्सिड बन जाने के बाद आरंभ होती है और pgRNA के dsRNA में बदलने की क्रिया का पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता। होस्ट सेल की अंतः प्रतिद्रवी जालिका एवं गोल्गी काय द्वारा वायरस की सतह पर पाए जाने वाले प्रोटीन्स का संश्लेषण किया जाता है और इस प्रकार निर्मित न्यूक्लियोकैप्सिड कोशिका मेम्ब्रेन से बाह्य कोशिका एक्सोसाइटोसिस द्वारा बाह्य कोशिकाषण या एक्सोसाइटोसिस विधि के द्वारा मुक्त हो जाते हैं। रोगी के सीरम में संक्रमणशील या इन्फेक्टिव एवं असंक्रमणशील वायरस अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अर्थात ऐसे वायरस जो कि इन्फेक्शन कर सकते हैं और दूसरे नहीं कर सकते हैं, अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इन्हें दाने के कण भी कहते हैं। इसका व्यास 42 नैनोमीटर होता है और ये जो नैनोमीटर के यूनिट है, ये 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 1 × 10⁻⁹ मीटर। ये 1 नैनोमीटर का परिमाप है। इसके बाह्य सतह पर हेपेटाइटिस सतही प्रोटीन्स की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। यह बाह्य आवरण भीतरी न्यूक्लियोकैप्सिड को ढकता हुआ पाया जाता है, जो 180 हेपेटाइटिस क्रोड प्रोटीन से बना होता है। ये प्रोटीन्स विषम फलकीय बीटा पॉलीमरेज व्यवस्था बनाते हुए पाए जाते हैं। न्यूक्लियोकैप्सिड में एक हेपेटाइटिस बी प्रोटीन एवं HBV जीनोम भी उपस्थित होता है। HBV की लाइफ साइकिल आप इस डायग्राम में देखिए। यहाँ पर बाहर से ये वायरस एंटर हो रहा है सेल के अंदर और सेल का ये न्यूक्लियस है, यहाँ ये रेप्लिकेशन करता है और ये CCC DNA कहलाता है। यहाँ ये वाला जो है HBCAG होता है और ये HBCAG यहाँ से निकलता है इन्फेक्शन होने के बाद, दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट करता है और ये बाहर से एंटर होने वाले विरियॉन्स हैं। ठीक है, तो ये रोगी के सीरम में उपविषाणविक कण में जिन्हें फिलामेंट एवं स्फीयर कहते हैं, व्रत कहते हैं, भी पाए जाते हैं और ये 22 नैनोमीटर व्यास के होते हैं तथा केवल हेपेटाइटिस बी सतही प्रोटीन से रचित होती है और संभवतः ये असंक्रमणशील प्रकृति के होते हैं क्योंकि इनसे हेपेटाइटिस क्रोड पॉलीमरेज व जीनोम अनुपस्थित होता है। नॉन इन्फेक्टिव विरियॉन पार्टिकल्स के असंक्रमणशील विषाणुविक कण रोगी के सीरम में तीव्र प्रावस्था एक्यूट फेज में अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। प्रयोगशाला परीक्षण रोगी कैसे होता है? प्रयोगशाला परीक्षण, इसका टेस्ट कैसे होता है? रोगी के रक्त का परीक्षण किया जाता है और रक्त में HBs एंटीजन के पाए जाने पर यह तय हो जाता है कि रोगी की देह में हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो गया है। रोगी के सीरम में दाने के कण एवं दाने कण अर्थात विरियॉन्स पार्टिकल्स एवं उपविषाणुविक कण, तंतु, फिलामेंट एवं स्फीयर जो अलग अलग शेप में ये पाए जाते हैं, वायरस या विरियॉन्स, जो कि 22 nm व्यास के होते हैं, पाए जाते हैं। 22 नैनोमीटर व्यास के होते हैं, पाए जाते हैं। डॉक्टर्स के द्वारा, चिकित्सक के द्वारा यकृत के बायोप्सी करके यकृत में रोगी की
स्थिति की जांच करते हैं, उससे भी पता लग जाता है कि हेपेटाइटिस बी है या नहीं है। उपचार तथा रोकथाम कैसे किया जाता है? हेपेटाइटिस बी का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। इसके लिए प्रतिरक्षी सीरम ग्लोबुलिन जो anti-HBs से तैयार किया जाता है, अर्थात वैक्सीन है, के इंट्रामस्कुलर अंतरापेशी इंजेक्शन दिए जाते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिए जाते हैं, और इसके टीके लगाने से ही कुछ लाभ रोग की अवस्था में हो सकता है। इसका टीका HBs एंटीजन से प्राप्त किया जाता है, और यह एंटीजन हेपेटाइटिस बी रोगी के कैरियर के प्लाज्मा से प्राप्त किया जाता है, अर्थात जिसको इन्फेक्शन हो चुका है और जिसके अंदर सिम्टम्स नज़र नहीं आए, वह व्यक्ति जिसके अंदर संक्रमण हो चुका है, उसके ब्लड के सीरम से, प्लाज्मा से ये एंटीजन प्राप्त किया जा सकता है HBs, और उसका टीका वैक्सीन बना के लगाया जाता है। अतः यह वैक्सीन महंगा होने के साथ ही इसका उपलब्धता भी कम मात्रा में होता है। टीके से रोग के प्रति काफ़ी सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। रोगी के रक्त का परीक्षण करके उसकी जांच की जाती है। लीवर की बायोप्सी करके रोग की स्थिति एवं यकृत की अवस्था की जांच की जाती है। रोगी हेतु इंटरफेरोन दिया जाता है। अधिकतर रोगी 4 मास में ठीक हो जाते हैं। एक अन्य औषधि लेमीव्यूडिन के 1 वर्ष तक लेने से इस बीमारी में लाभ होता है। इसका इलाज बहुत महंगा होने के कारण अनेक लोग इलाज कराने में असमर्थ होते हैं, और यकृत देह के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है तथा ग्रंथि या लार्जेस्ट ग्लैंड आप जानते हैं, तथा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इसका बहुत महत्वपूर्ण इसका योग होता है, इसका कंट्रीब्यूशन है। और यह लीवर ख़राब हो जाने से व्यक्ति की डेथ हो जाती है, और ये बहुत सारे काम करता है यकृत, आप जानते हैं इस बात को। तो अतः जब भी यकृत में विकृति हो जाती है, ऐसी स्थिति में यकृत का प्रतिरोपण भी किया जा सकता है। स्वस्थ व्यक्ति का यकृत का एक पीस रोगी व्यक्ति का जो यकृत खराब हो चुका है, जो लोग उस लोग को निकाल कर उसके स्थान पर मैचिंग करके ये स्वस्थ व्यक्ति का यकृत प्रतिरोपित किया जाए तो उससे भी बचाव हो सकता है। यकृत में कैंसर होने के बाद जीवित रहने के कम ही आसार होते हैं, और यह 35 से 65 वर्ष की आयु में होता है। रोग से बचने के लिए निम्न सुरक्षात्मक उपाय अपनाए जा सकते हैं। लैंगिक संबंध स्थापित करते समय कंडोम का प्रयोग करें। पूर्व में काम में ली हुई गई सुइयों का उपयोग न करें। जैसा कि जो सावधानियाँ एड्स के लिए मेरे पूर्व व्याख्यान में मैंने आपको स्पष्ट की थी, वो सारी सावधानियाँ यहाँ पर लागू होती हैं। यदि आप रक्त को छूते हैं या दस्ताने का प्रयोग करें तो ब्लड को छूते वक्त या कोई भी बॉडी फ्लूइड यूज करते हैं तो उस टाइम हैंड ग्लव्स, सर्जिकल ग्लव्स का उपयोग करना चाहिए। रोगी के टूथब्रश, रेजर या अन्य वस्तुएं जहां रक्त का स्पर्श होता है उपयोग न करें। यदि देह को पेनिट्रेट करना हो, भेदना है, पर्सिंग करनी है, तो स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग किया जाना चाहिए। थैंक यू। तो